नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, यह है सवाल जवाब का 58वां एपिसोड, जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आज भी इस कड़ी में हम लोग आप लोगों के कुछ सवाल लेने वाले हैं और तमाम जो रिक्वेस्ट आप लोगों के आ रहे हैं उस पर हम लोग लगातार वीडियोज भी बना रहे हैं। जैसे प्राइड यूनिवर्सिटी का वीडियो हमने 2 दिन पहले ही डाला हुआ है, जहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था और हमने कोशिश किया कि ज़्यादातर हिस्सा इसका एक वीडियो में कवर कर लिया जाए। और इसका आने वाला कड़ी जो है जल्दी आप लोगों के सामने लाएंगे, जिसमें पूरे चरोली विलेज का डिटेल आप लोगों के सामने रखेंगे। यदि आपके मन में कुछ दुविधा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमने इसमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म भी रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ये हमारे एक्सपर्ट और हम लोग आपकी उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर सकें। आइए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, जो कि रजनीकांत काले जी ने पूछा है। सर, नो ईएमआई टिल पोजीशन में बिल्डर पे करता है अपनी ईएमआई, बट ये अमाउंट ऑलरेडी फ्लैट के प्राइस में इंक्लूडेड होगी। सो अगर हम नो ईएमआई टिल पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो बिल्डर फ्लैट के प्राइस तो कम नहीं कर रहा है, वो उसी रेट में देगा अपने को। सो इस केस में फ्लैट की प्राइस सेम होगी। सो नो ईएमआई टिल पोजीशन एंड फुल ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या रह गया? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस। देखिए रजनीकांत जी, आपका जो सवाल है अगर हम उसे थोड़े में समझें तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि कई बिल्डर जो ऑफर करते हैं नो प्री ईएमआई टिल पोजीशन, यानी कि आप घर खरीद लीजिए, लोन सैंक्शनिंग ले लीजिए, लेकिन जो आपकी ईएमआई होगी जो कि सिर्फ प्री ईएमआई कहलाती है, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जितना भी आपका डिसबर्समेंट हुआ है वो बिल्डर बियर करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बिल्डर बियर करेगा तो यानी कि उसका कुछ चार्जेस जो आपको बेनिफिट दे रहा है, आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो ऑलरेडी फ्लैट के प्राइस में जुड़ा होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। दूसरा केस आप ये कह रहे हैं कि अगर हम उससे ये नो प्री ईएमआई स्कीम नहीं लेते हैं तो भी वो प्राइस नहीं कम करेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? देखिए, सर्टेन केसेस में बिल्डर निगोशिएट फर्दर करते हैं। दूसरा चीज़ आपने इसमें एक चीज़ और पूछी है कि आखिर फ़र्क क्या है फुल ईएमआई और नो प्री ईएमआई का जो स्कीम है, इसमें आखिर फ़र्क क्या रह जाता है? तो इसको डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। पहली चीज़, अगर आप प्री ईएमआई जो देते हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो आपका टेन्योर नहीं कम कर रहा है। उस पीरियड में जितना आपने लोन डिस्पर्स कराया है उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल आप नहीं पे कर रहे हैं। और इसमें फ़र्क कितना आता है? शुरुआती दौर में जो आपकी ईएमआई जाती है उसमें 70 से 80% हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, बचा हुआ 20-22% ही आप प्रिंसिपल में दे रहे हैं। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए डिसबर्स कराया, उसकी जो आपकी ईएमआई बन रही है 8,000 रुपये की, तो 8,000 रुपये में अगर आप प्री ईएमआई भर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6,000 रुपये आप एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और अगर आप उसे प्रिंसिपल के साथ भरेंगे तो 8,000 रुपये भरेंगे, यानी कि लगभग 2,000 रुपये आपकी ईएमआई पे बर्डन बढ़ गया। उस 2,000 रुपये के बर्डन को आप बचाने के लिए, या यूँ कहें कि मान लीजिए 10 लाख की जगह अगर वो डिस्बर्समेंट 20 लाख का हो जाए तो ये 4,000 का डेविएशन आ जाएगा। तो अगर सच में आपको लगता है कि ये 2,000, 4,000, 6,000 रुपये हर महीने में बचाना चाह रहा हूँ या फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ये भी मान के चलिए कि अब ये लोन आपका 15-20 साल चलने वाला है। एटलीस्ट 5 साल 7 साल तो लगेंगे ही। अगर आप आने वाले समय में आपके पैकेज बढ़ते हैं, कुछ अर्निंग बढ़ती है और आप उसे रीपेमेंट भी करते हैं, फोरक्लोजर भी करते हैं, तो आपको ये जो ईएमआई का सिलसिला है तो लंबे समय तक चलने ही वाला है। 5 साल 7 साल 10 साल जैसा आपका कैपेसिटी रहेगा उसे फोरक्लोज करने का। तो क्या आप शुरुआती 1 साल में उसे नहीं भर पा रहे हैं? यदि सच में नहीं भर पा रहे हैं तो ही आप प्री ईएमआई भरिए या नो प्री ईएमआई की स्कीम लीजिए, अगर आप उसको भरने के कंडीशन में हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सकलेट करता है। जाहिर सी बात है, नो प्री ईएमआई की स्कीम वही लेता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। मान लीजिए 2 फ्लोर का काम हुआ है, बिल्डर 20% डिमांड कर रहा है, 10% आप ऑलरेडी दे के एग्रीमेंट कर चुके हैं, 10% अगर आप उसका डिस्बर्समेंट करा रहे हैं और 80 लाख की भी प्रॉपर्टी है तो आपका 8 लाख रुपए डिस्बर्स होगा। 8 लाख रुपए पे कितना ईएमआई बनेगा? 6,000 रुपये बनेगा प्रिंसिपल को मिला के, 6,000 6,500 रुपये। फिर अगला डिसबर्समेंट आने में थोड़ा समय लगेगा, यानी ये धीरे धीरे एक्सकेलेट कर रहा है। तो आपको इस केस में
आपको फुल ईएमआई जरूर भरनी चाहिए, जिससे कि आपका टेन्योर भी कम होना चालू हो जाए और आप इंटरेस्ट के बजाय प्रिंसिपल में भी कुछ हिस्सा ऐड करना चालू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा बिल्डर जब आपको ये स्कीम ऑफर करते हैं नो प्री ईएमआई की, तो बिल्डर ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डिसबर्स ही नहीं कराते। जब उनका डिमांड आएगा, जब उनका वो स्लैब का काम हो जाएगा, तो डिमांड लेटर आपको आएगा, आपके अप्रूवल से बैंक जो है बैंक बिल्डर को डिसबर्स करेगा उतना अमाउंट, और उसका जो ईएमआई बन रहा है वो बिल्डर आपको पासबैक देता है। डायरेक्ट बिल्डर उसको अफोर्ड नहीं करता है कि डायरेक्ट वो बैंक को दे दे या फिर आपसे डिसबर्समेंट ही ना ले। बैंक इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें बैंक का, और जो पैसा आपका इंटरेस्ट का बन रहा है प्री ईएमआई का, उतना बिल्डर आपको सपोर्ट कर देता है। कई बार इसे लमसम कर देते हैं या फिर उसे मंथली भी ट्रांसफर करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप घर अगर ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो एक लंबे समय का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन लग रहा है कि काफ़ी कम है, अभी आप उस स्थिति में नहीं भर पाए, तभी आप ऐसे स्कीम में जाइए। अदरवाइज आपको फुल ईएमआई की स्कीम में जाना चाहिए, क्योंकि आपका टेन्योर कम होगा और आप अपना इंटरेस्ट लंबे समय के लिए बचा पाएंगे, क्योंकि शुरुआत से ही आप प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हो। जब आपके पास पैसा आएगा, कम बोनसेस आएंगे, कुछ अर्निंग आएगी, तो आप इसमें लमसम पेमेंट भी करते जाइए। तमाम बैंक के जो आपके अर्ली पेमेंट्स हैं, फोरक्लोजर के पेमेंट्स हैं, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते। कुछ एक बैंक साल या 2 साल का बफर टाइम रखते हैं, तो उसके बाद आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एसकेएस हैं और इनका सवाल है, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम दिया है। हाई, विदाउट रेरा नंबर बिल्डर्स आर कलेक्टिंग चेक्स फ्रॉम क्लाइंट इन द नेम ऑफ ईओआई एंड रिफंडेबल टोकन, whether this is legal and allowed by RERA? If yes, where is the clause or condition mentioned in RERA? Why there is a need of EOI and token money? Why builders are in a hurry to sell before RERA number is issued to them? Sell before RERA number issued to them. देखिए, आपका जो भी नाम है एसकेएस जी, पहली बात आपके मन में इस बात की शंका है, क्योंकि आप जो पीछे लगा रहे हैं इफ यस वेयर इज द क्लॉज और कंडीशन मेंशन इन रेरा। जरूरत ही नहीं भाई साहब, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। बिना रेरा के आप ना तो प्रमोट कर सकते हैं, ना तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो चेक ले सकते हैं, चाहे वो बैंकेबल अमाउंट हो या ना हो। तो आप अपने मन में बिल्कुल शंका मत रखिए कि ये चीज़ क्या क्लॉज में है, अगर है तो कहाँ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको मान के चलिए, रेरा साफ कहती है अगर आपके पास सैंक्शनिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप जाहिर सी बात है रेरा में वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते तो रेरा नंबर आपको मिलेगा नहीं, और रेरा नंबर अगर आपको मिल ही नहीं रहा है तो किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का। इसमें किसी को किसी भी तरीके की शंका नहीं होनी चाहिए, और ये इसीलिए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि प्री लॉन्च जैसी चीजें चलती थी। कई बार इसे पीपीएल बोला जाता है, प्री लॉन्च, यानी कि जो प्री लॉन्च होने वाला है उसके भी पहले का लॉन्च है। सॉफ्ट लॉन्च भी बोलते थे लोग, कि अभी धूल है, मिट्टी है, पत्थर है, आपको बैरन लैंड दिखाया जा रहा है, प्राइस के लालच में आपको बेचा जा रहा है, और बाद में उस पर कंस्ट्रक्शन होगा, इन्वेस्टर लोग उसमें एंटर करते थे। इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए रेरा लाया गया, और रेरा नंबर का सीधा लेना देना प्रमोटर से है कि जो चीजें आप मार्केट में प्रमोट करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, किसी भी माध्यम से प्रमोट करके बेच रहे हों, उसके लिए रेरा नंबर मैंडेटरी है, जिससे जो भी खरीद रहे हैं उस रेरा नंबर के जरिए जाएं, सर्च कर पाएं, उसके डॉक्यूमेंट देख पाएं, क्या ये मेरे लायक है या नहीं है, इसमें क्या लिटिगेशन है, लिटिगेशन की किस तरीके की सीवियरिटी है, वो सब चीजें समझने बूझने के बाद ही लोग उसमें पैसा लगाएं। यानी रेरा खुद ये चीज का एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि बिना समझे बूझे अपने पैसों का निवेश कहीं मत करिए। निवेश छोड़िए, टोकन हो, बुकिंग अमाउंट हो, कुछ भी कभी मत दीजिए। जब आप उस लोकेशन के बारे में जानकारी ले लें, उस बिल्डर के बारे में आप जान लें, और आपको लग जाए कि हाँ यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ का फ्लोर प्लान है और मेरे हिसाब से बिल्डर पेमेंट लेने के लिए तैयार है, मेरे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, यानी कि आपकी सारी चीजें मोटे मोटे तौर पे अगर वहां पे सेट हो रही हैं तो ही आप आगे बढ़िए। लेकिन बिना रेरा नंबर के कभी भी ये गलती मत करिए। कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, समय लीजिए, लंबी सांस लीजिए, किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए कि आपको इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, बलाना ढिमाका। देखिए कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी मिलेंगी, तमाम लॉन्चेज आएंगे, तमाम स्पेस मिलेंगे। आपका सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि बाद में जब आप रिग्रेट फील करेंगे उसके लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहने वाला है।
तो आपके सवाल का सीधा जवाब है, बिना रेरा नंबर के किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संदीप सांगले जी हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है, सेम साइज के फ्लैट का रेडी रेकनर अलग क्यों है? यदि मेरे फ्लैट का रेडी रेकनर कम है तो मेरे फ्लैट की रीसेल वैल्यू कम नहीं होगी? देखिए संदीप सर, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है पहली चीज़, और ये हो सकता है और भी लोगों के मन में दुविधा हो, या कई लोग रेडी रेकनर को ना जानते हों या ध्यान ना देते हों, तो उनके लिए इस सवाल का जवाब जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, जब भी आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका एक गवर्नमेंट कॉस्ट होता है और आप एक मुबदला कॉस्ट देते हैं, यानी कि आप एक्स अमाउंट दे के उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। लेकिन हमेशा जिस प्राइस में बेचा जाता है आपको, गवर्नमेंट प्राइस उससे कुछ कम ही होता है। थोड़ा कम हो, ज़्यादा कम हो, लेकिन कम ज़्यादातर 90% केसेस में कम ही होता है। कुछ प्रीमियम लोकेशन जैसे कोरेगांव पार्क है, प्रभात रोड है, कल्याणी नगर है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे रेडी रेकनर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है पर बेचे सस्ते में जाते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो है सेल उतना तरीके से हो नहीं रहा और ऑलरेडी वो सेचुरेट कर चुके हैं लोकेशन, तो वहाँ पे रेट जो सेलिंग प्राइस है वो कम है पर रेडी रेकनर ऊपर है, तो उसकी वजह से रेडी रेकनर के प्राइस पे लोगों को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। मैं इसलिए बताया कि कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं, रेडी रेकनर के नीचे भी बेचा जाता है। तो मोटे तौर पे 90% जो प्रॉपर्टीज बिकती हैं वो रेडी रेकनर प्राइस के ऊपर ही बेची जाती हैं। अब होता क्या है, कई बार आपके फ्लैट का जो फ्लोर है वो अगर नीचे है और किसी का सेम साइज का फ्लैट उसके ऊपर है, 2 फ्लोर हो, 1 फ्लोर हो, 3 फ्लोर हो, तो भी उसके रेडी रेकनर में बदलाव आते हैं। और कई बार जो है कई जगहों में जोन्स में इसका स्लॉट होता है, यानी कि 3 स्लैब का एक स्लॉट बनाते हैं, उस स्लॉट का रेडी रेकनर अलग अलग है। तो अगर उस स्लॉट का, क्योंकि उसमें पीएलसी ऐड हो रहा है, प्रिफर्ड लोकेशन चार्जेस ऐड हो रहे हैं, प्रीमियम एक तरीके से बिल्डर के लिए है, तो उसके रेडी रेकनर भी अलग होते हैं। तो मान लीजिए किसी का फ्लैट 8th है और जो स्लॉट बने हैं 4 के, वो 8th पे खत्म हो रहा है और 9 से एक नया स्लॉट चालू हो रहा है जो कि और आने वाले 4 फ्लोर के लिए बराबर होगा, तो उसका रेडी रेकनर बदल जाता है। तो रेडी रेकनर में अगर थोड़ा बहुत बदलाव है, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 रुपए का, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आपकी रीसेल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? मैं इसका जवाब देता हूं आपको। किसी भी प्रॉपर्टी पे जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कई तरह के बायर होते हैं। कुछ बायर तो अर्ली स्टेज में, यानी कि लॉन्च हुआ, रेरा नंबर है, सब कुछ है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए और उसी समय वो लोग एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे एंटर करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे रहना है नहीं, वो वहाँ पे केवल पैसे का निवेश कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय पे वो कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर आरओआई रेंटल इनकम ले सकें। तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो लमसम पेमेंट कर देते हैं। एक आम बायर, आप एक ऐसा चार्ट बनाइए, टेबल को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक्स बायर है, यहाँ पे वाई बायर है। वाई जो है ये इन्वेस्टर है, एक्स जो है वो नॉर्मल बायर है। अब एक्स क्या करेगा, 10% देगा, 20% देगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, एग्रीमेंट कराएगा और जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होगा उस तरीके से वो पैसा देता जाएगा। जहां वो अपने पॉकेट से पैसा नहीं दे सकता है वो लोन से लेके डिस्बर्स करा के बिल्डर को पैसा देगा और ईएमआई भरेगा। यहाँ जो दूसरा वाई कैटेगरी वाला बायर है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। वो बिल्डर को कहता है काम करिए, आप जो 80% आप 1.5 साल बाद लेने वाले हैं टोटल, आज ही आप ले लो या पूरा 100% पेमेंट ले लीजिए, लेकिन मुझे आप प्राइस कम करके दे दीजिए। अब उस केस में क्या होता है, वो 10%, 12%, 15%, 8%, जैसा भी वो निगोशिएट कर पाए और जितना वो पेमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से वो निगोशिएट कर लेते हैं। यानी कि जो एक्स बायर है वो एक प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में खरीद रहा है, वही प्रॉपर्टी जब वाई इन्वेस्टर बायर खरीद रहा है तो उसको 10% नीचे खरीद ले रहा है, यानी कि उसको 44-45 लाख रुपीज में ही पड़ रहा है। तो अब आप ये सोचिए, इंडेक्स 2 अगर देखेंगे इन दोनों प्रॉपर्टी की तो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब वो बेचने आप जाएंगे तो इन्वेस्टर का फ्लैट है वो सस्ते में बिकेगा और जो एंड यूजर है बायर उसका महंगे में बिकेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका हर कोई इंडेक्स 2 देख के आपके फ्लैट की वैल्यू लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस समय मार्केट वैल्यू क्या है, आपके पूरे सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है, उसमें भी एक रेंज होता है कि एक तरह का फ्लैट 50 में भी बिक रहा है और 52 में भी बिक रहा है। कई बार वो डिस्ट्रेस सेल है तो 50 में लोग बेच के निकल जाते हैं, उनको पैसे की जरूरत है, फटाफट कोई ले ले। अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो महंगे में भी बेच लेता क्योंकि उसके पास एपेटाइट है, वो वेट कर सकता है
वो 3 महीने वेट करेगा, जब तक उसको 52 लाख रुपए 60 लाख रुपए उसके हिसाब से प्राइस नहीं मिलेगी तब तक वो रोक के रख सकता है, उसे रेंट पे दे के रख सकता है, उसमें थोड़ा बहुत क्लीनिंग करा के, प्रॉपर पेंट करा के, कुछ चीजें खराब है तो उसे फिक्स करा के, तब वो अपने मन मुताबिक प्राइस पे उसको बेचता है। ये एग्जाम्पल देने से एक चीज आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडेक्स 2 में क्या आपका वैल्यू है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उस समय जब आप बेचने जा रहे हैं तो मार्केट वैल्यू क्या है और किस तरीके से आपकी सोसाइटी में ट्रेंड है प्राइस का, उसी हिसाब से आपकी रीसेल वैल्यू निर्धारित होती है। तो इसमें कभी भी परेशान मत होइए, रेडी रेकनर या फिर सेलिंग प्राइस के हिसाब से रीसेल वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। आगे चलते हैं, अफसर शाह जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर एंड टीम सौदागर, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड एडमायर योर एफर्ट फॉर मेकिंग सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज which is enhancing real estate knowledge of people. Few months ago, I have booked a 2 BHK flat in an under construction property in Kondwa. I have few questions below regarding same. पहले तो आपने हमारे कार्य को प्रोत्साहित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो पहला सवाल किया है वो है, I have rechecked all documents in RERA website and found that this project is in joint venture. Landowner is different person, but builder got power of attorney of it. In this case, what are risk factor? Will there any issue initiating for conveyance deed? देखिए अफसर साहब जी, पहली चीज, जब कन्वेंस डीड की जाती है तो वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं की जाती, ना तो डेवलपर करता है उसे, ना उसे कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो करता है, ना लैंड ओनर करता है। जब आप अपने प्रॉपर्टी पे पोजीशन लेते हैं और वहाँ पे लमसम लोगों ने पोजीशन ले लिया तो वहाँ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म की जाती है। यानी जो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो एक एंटिटी हो गई। अगर वो अब एंटिटी हो गई तो उस एंटिटी के नाम पे कन्वेंस डीड होगा। जो भी डेवलपर, जो भी प्रमोटर है, वो जो है कन्वेंस डीड इस एंटिटी के नाम पे करेगा। तो वो ज्वाइंट वेंचर में है या नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका पोजीशन मिले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आए और सोसाइटी फॉर्म होने से 4 महीने का समय अगर बीत जाता, उसके बाद भी डेवलपर कन्वेंस डीड नहीं करता है, तो आप लोगों को अगला कदम उठाना चाहिए लॉयर से सलाह करके कि आखिर डेवलपर आपको कन्वेंस डीड क्यों नहीं कर रहा है। डेवलपर से पहले बात करिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। अगर आपको उसमें कुछ शंका लग रही है तो लॉयर से सलाह करके अगले स्टेप की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म होने के बाद ही कन्वेंस डीड का मुद्दा उठता है। तो जब हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म हो गई तो आप भी उसके मेंबर होंगे, उसमें कुछ मैनेजर होंगे, कुछ सेक्रेटरी होंगे, वो लोग आपके बिहाफ पे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल है, इन ओवरऑल पैकेज बिल्डर इज गिविंग मी कवर्ड पार्किंग फॉर विच आई हैव टेकन मेल फ्रॉम देम, sale agreement not done yet, but they said parking will be allotted once OC received, occupancy certificate received, on random draw basis. As per RERA they should mention area of parking, right? तो देखिए, जो ये सवाल है आपका, ये बिल्कुल सही है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया था, उसे आप लोग आई बटन पे देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। फिर भी कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि बिल्डर जो है ना तो उसका एरिया मेंशन कर रहा है पार्किंग का, ना उसका प्लान दिखा रहे हैं, ना उसका डायमेंशन बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे रेरा ने एक चीज़ साफ कर दिया था, अगर बिल्डर आपको पार्किंग बेच रहा है तो उसको डायमेंशन, उसका मैप, उसका एरिया मेंशन करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर वो आपको बेच नहीं रहा है, पैकेज के हिस्से में आपको पार्किंग दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका टोटल एरिया वो मेंशन करे। और यही कारण है कि बिल्डर कभी भी प्राइस ब्रेकअप में ये नहीं दिखाते हैं कि ये पार्किंग मैं आपको बेच रहा हूं। वो एक इंफ्रा चार्जेस लेते हैं जिसमें आपका पार्किंग, कवर्ड पार्किंग हो या ओपन पार्किंग हो, इंक्लूसिव होता है, लेकिन उसका बाइफर्केशन वो मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपके फ्लैट के साथ कोई ओपन पार्किंग है, कोई एक्स पार्किंग है और आप उसे अपग्रेड कर रहे हैं और बिल्डर कह रहा है इसके लिए लाख रुपए लगेगा, अब एक चीज प्रूव हो गई कि आप पार्किंग खरीद रहे हैं क्योंकि उसके लिए वो लाख रुपए मांग रहा है। अब उसके लिए आप उससे लेटर भी मांगिए और आप उससे कहिए जब आप मुझे पार्किंग बेच रहे हैं तो कृपया करके इसका डायमेंशन भी मेंशन करिए, इसका हमें लेआउट भी दिखाइए, इसका टोटल एरिया जो है वो पता चल ही जाएगा क्योंकि डायमेंशन आपके
पास होंगे। लेकिन अगर वो आपको बेच नहीं रहा है तो वो बाउंड नहीं है कि आपको उसका एरिया या मैप उसके साथ अटैच करे आपके एग्रीमेंट टू सेल के साथ। अगला सवाल आपका है, इनिशियली दे हैड प्लान ऑफ 16 फ्लोर्स बट लेटर ऑन दे गॉट अप्रूवल ऑफ 22 फ्लोर ड्यू टू इनहेंस इन FSI बट नो एनी डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑन रेरा फॉर दिस अपडेटेड प्लान येट। Also, they are going to change the building elevation. Is it permissible? देखिए, रेरा पे अपडेट एक मुद्दा है और जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं, आप यानी कि बिल्डर करने जा रहा है, उसकी सैंक्शनिंग एक अलग मुद्दा है। अगर उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से सैंक्शनिंग मिल चुकी है, FSI का अप्रूवल है उसके पास, उसने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जो उसका फ्लोर्स ऑफ एक्सटेंशन हो रहे हैं जितने भी फ्लोर, उसका भी अप्रूवल उसने ले लिया है, तो बिल्कुल वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। बहुत ज़्यादा केसेस में ये चीज़ देखने में आई है कि जो नए अप्रूवल लिए जाते हैं, नए अमेंडमेंट लिए जाते हैं, कुछ प्लान में करेक्शन होता है, उस चीज़ को डेवलपर टाइमली अपडेट नहीं करते हैं। इवन ना तो अपनी बुकिंग, ना तो एग्रीमेंट डन, ये डेटा जब वो अपडेट ही नहीं कर रहे हैं तो वो आम पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन आप इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, डेवलपर से आप ब्लूप्रिंट मांग सकते हैं, सैंक्शनिंग की कॉपी मांग सकते हैं जिसमें 16th के बाद रिवीजन करके उसकी हाइट 22nd फ्लोर किया गया है। अगर वो उनके पास है तो लीगली हो रहा है, उसमें आप कोई भी एक तरीके से रोड़ा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, डेवलपर बना सकता है। लेकिन अगर वो उनको लग रहा है कि सैंक्शनिंग मिलेगी और वो हायर फ्लोर बनाना चालू कर रहे हैं तो ये गलत है। इसके लिए आप एक्शन भी ले सकते हैं और रेरा में कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन तो आपका इस मामले में भी दर्ज हो जाएगा कि जो चीज़ ये कह रहे हैं वो चीज़ महारेरा पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब बिल्डर को प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा तो वो अपडेट कर लेंगे। तो ये इसके लिए भी अभी टास्क फोर्स जो है गठन कर रही है महारेरा, जिससे कि इस पे द्रुत गति से जो कलेक्टर हैं उनकी निगरानी में आगे एक्शन लिए जा सकें। पर वो कब होगा, सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, आप सबको पता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि वो जो सैंक्शनिंग पेपर है, वो जो ब्लूप्रिंट है, जो रिवाइज्ड प्लान है, उसे देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद शायद आपके मन में संशय नहीं रह जाएगा। आगे चलते हैं। अक्षय जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू प्लीज कंपेयर रोहन अभिलाषा 2 एंड आईवी निया इन नेक्स्ट सवाल जवाब एपिसोड, बोथ हैव 2 BHK ऑफ 600+ टोटल कारपेट, वंडर विच वन इज बेटर। देखिए, दोनों का प्रोडक्ट मिक्स अपने आप में अलग है। अलग क्यों है मैं बताऊं आपको। देखिए, अगर आप आईवी निया की बात कर रहे हैं तो ये आईवी स्टेट का एक हिस्सा है, जो कि मेन नगर रोड से अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। यानी कि मेन नगर रोड से अगर आप उसके डिस्टेंस लास्ट तक का देखेंगे, जहां SNBP स्कूल मौजूद है। वहीं अगर आप रोहन अभिलाषा 2 की बात करेंगे तो जो वाघेश्वर टेम्पल है, यानी कि नगर रोड से उसका डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर के आसपास आता है। पर रोहन अभिलाषा 2 के साथ एक प्लस पॉइंट ये जुड़ जाता है कि उसके साथ यानी नगर रोड से एक रास्ता निकलता है जो सीधा आपको एयरपोर्ट की तरफ, लोहगांव की तरफ ले जाता है, और उधर से ही होते हुए आप आगे कल्याणी नगर, विमान नगर या फिर विश्रांतवाड़ी की तरफ निकल सकते हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जिनको सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ जाना है, जिनको वेस्ट में जाना है, जिनको नॉर्थ पुणे में जाना है, उनके लिए वो कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है और वहाँ ट्रैफिक भी नगर रोड की अपेक्षा कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो रोहन अभिलाषा 2 के आसपास उतना डेवलपमेंट नहीं है। जैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर लीजिए, बड़ी ग्रोसरी शॉप की बात कर लीजिए, डिस्पेंसरीज की बात कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। वहीं उलट अगर आप आईवी स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस मार्ट से लेके तमाम डिस्पेंसरी, तमाम मेडिकल, ग्रोसरी शॉप आपको मिल जाती हैं। जो भी डेली नीड की चीज़ें आप वहाँ देख लेते हैं। आईवी स्टेट एक टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें अधिकांश सेगमेंट बन के तैयार हैं। वहीं रोहन के पास भी वहाँ पे 100+ एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें से 30 एकड़ रोहन अभिलाषा 1 जो है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। रोहन अभिलाषा 2 अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा सेगमेंट है और उस 100 एकड़ को डेवलप होने में समय लगेंगे। दूसरा, अगर बेसिक आप फर्क देखें तो रोहन अभिलाषा 2 के आसपास आपको जो है गुंठेवारी का सेगमेंट दिख जाता है, लेकिन उलट अगर आप वहीं आईवी स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता, क्योंकि आईवी स्टेट जो कि गोलते पाटिल का, उनका ही काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है। उसके अलावा तमाम छोटे बड़े डेवलपर भी वहाँ पे मौजूद हैं।
आईवी स्टेट के साथ उसका एंट्रेंस एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्रिएट करता है, लेकिन इतनी बड़ी सिटी है, इतने लोग रह रहे हैं, तो ये आशा की जा सकती है कि ये भी जल्द से जल्द निगोशिएट हो जाएगा और जो आपका बॉटल नेक होता है एंट्रेंस पे वो भी दूर हो जाएगा। रोहन अभिलाषा 2 की बात करें, जिनको सेंटर ऑफ सिटी में जाना है, जैसा मैंने कहा, उनके लिए काफ़ी नज़दीक हो जाता है। अप्रिसिएशन के स्कोप हैं क्योंकि अभी तमाम चीज़ें डेवलप होने वाली हैं और जो इंद्रायणी रिवर से उन्होंने वाटर कनेक्टिविटी ली है वो भी प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे भी आपका वाटर सप्लाई है जहाँ से भीमा रिवर से पानी लेके उसे फिल्टर करके दे रहे हैं। स्कूल भी यहाँ मौजूद है और अगर आप रोहन अभिलाषा में देखेंगे तो वहाँ उनका खुद का स्कूल नहीं है, लेकिन आसपास जैसे सेंट पैट्रिक है, सुयोग सुंदर स्कूल हैं, तो ये चीज़ें मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे को काफ़ी एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए काफ़ी नज़दीक में आते हैं। लेकिन जिन्हें वेस्ट की तरफ ट्रेवल करना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, पुणे सिटी सेंटर की तरफ ज़्यादा ट्रेवल करना है, उनके लिए रोहन अभिलाषा 2 अच्छा हो सकता है क्योंकि वो ईजिली ट्रेवल कर पाएंगे। जो लोग आप समझिए नगर रोड के थ्रू ट्रेवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेट्रो के भी आने की संभावना है जो कि नगर रोड से आएगी, तो आईवी स्टेट से भी कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। नगर रोड मौजूद है तो जाहिर सी बात है पुणे ईस्ट की एक रीढ़ की हड्डी है नगर रोड, तो वो दोनों चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आईवी स्टेट का जो पूरा हिस्सा है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और अभी रोहन अभिलाषा के आसपास का एरिया डेवलप होना बाकी है और उसके आसपास एयरफोर्स का रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से तमाम प्लॉट पे छोटे प्लॉट करके बेचे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी चीज़ें जाती रहें, ज्ञानवर्धन होता रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।